सतीश जी, जी अब तो लग रहा है कि लड़ाई किसी भी पल शुरू हो सकती है, क्योंकि अमेरिका का तो खुलेआम उन्होंने अनाउंस कर दिया है। अ, उसके कुछ और पक्ष हैं जो मैं बाद में करूंगा, लेकिन आज की स्थिति में क्या ये एक सीरियस थ्रेट है कि पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पे खड़ी हुई है? सतीश भाई। देखिए, जब तक चीन और रूस इसमें शामिल नहीं होते, तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला है। और चीन और रूस बहुत ही रिस्ट्रेन रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि इस झगड़े में इस तरह न पड़े, कूदे नहीं, वो संभाल के काम कर रहे हैं। लेकिन जो पूरी स्थिति बन रही है, ट्रंप को अपनी बेस जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका ख्याल करना पड़ता है। उसमें दो खेमे बने हुए हैं। एक कह रहा है कि उस पर अटैक करो, वो शुरू से ईरान के खिलाफ रहा है। दूसरा कहता है कि नहीं, जो अटैक मत करो, डिप्लोमेसी करो। ट्रंप ने पूरे दौरान डिप्लोमेसी की बात की थी, और अब वो आकर के कह रहे हैं कि हम लड़ाई करेंगे। जैसे ही वो आए वहां से, कनाडा से, मुझे लगा था कोई बड़ी बात होगी। और जैसे हमारे कल का जो शो था, उसके फौरन बाद ये खबर आई थी कि वो फॉर्मली ज्वाइन कर रहे हैं। उसके सारे आसार साफ हो चुके थे तब तक। और शाम तक ये हो गया था कि वो हमारी शाम तक, उनकी सुबह तक, कि ये कूदने वाले हैं। सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि इजराइल को मना कर दिया कि खमीनी को आप कत्ल नहीं कर सकते। उसको कह दिया कि तुम्हें सरेंडर अनकंडीशनल करना है, बिना किसी शर्त के। ये सरेंडर क्या है, इसकी अगर शुरुआत देखें आप, उनको भड़काया गया एक अखबार है ईरान में, उसका नाम है कायहान। कायहान जो है वो सरकार के साथ अलाइंड है, खमीनी के साथ। काफी फंडामेंटलिस्ट राइटिस्ट अखबार है। वो चाहता है ईरान की अपनी प्रतिष्ठा बनी रहे, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं महान देश हमारा है, उसको भी कहते हैं महान ईरान हमारा है। उनकी भी अपना इतिहास है, उनकी परंपरा है, उनको भी ये अपने आप पे गर्व है, और उसकी बात करना चाहते हैं हमेशा। इस्लामिक दुनिया में उनकी अपनी जगह है, सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली देश है। उसके मुकाबले में सिर्फ सऊदी अरेबिया आता है या इजराइल आता है। तो उसको जो है अभी, और एनरिचमेंट की जब बात आई, ये आप देखोगे कि जो 2 महीने पहले ट्रंप ने बात शुरू की थी, वो तब शुरू हुई जब IAEA, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रिया में बैठी हुई संस्था है, जो तय करती है कि किस देश में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन किस हालत में है, क्या तरक्की हो रही है, और कब, और खास के वॉर हेड्स को तो वही मॉनिटर करती है, लेकिन वो पावर को ही मॉनिटर करती है। उन्होंने कहा कि ईरान ने एनरिचमेंट 60% कर लिया है, जो कि सिविलियन प्रोग्राम से थोड़ा ऊंचा चला गया है। उनका मानना है, ट्रंप कह रहे हैं कि आप इसको पूरी तरह खत्म कर दीजिए, एनरिचमेंट खत्म कीजिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कीजिए, और अनकंडीशनल सरेंडर कीजिए। शुरुआत में सिर्फ बात थी न्यूक्लियर प्रोग्राम की, अब यह है कि कोई सवाल भी नहीं उठाने की बात है। अब ये दादागिरी जो है एक बड़े देश की, जिसने इजराइल से कहा कि आप लड़ सकते हैं एक एक तरफ से, उसको शह देता रहा, लेकिन उसको कहा कि थोड़ा कंट्रोल भी करता रहा। तो कंट्रोल में रखना चाहता है अपने आप को इन चीजों के। लेकिन नेतन्याहू, आपने देखा है पिछले 40 साल से उनका इतिहास यही है कि हमेशा जो है वो सीमा थोड़ी सी लांघते रहते हैं। तो थोड़ा उच्छृंखल इस बात में ज्यादा है, हमेशा सीमा लांघते हैं। उस पर, अपने देश पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, उनके ऊपर कितने अभियोग लगाए गए, महाभियोग लगाया गया। उनको हटाने की बात हुई, कई बार हार भी गए, फिर भी वो ऐसे पॉलिटिशियन है कि हमेशा बच जाते हैं। तो ट्रंप की स्थिति यह है कि कैसे अपने दोनों खेमों को साथ लेके चले। जो कहता है उस पर हमला करो, दूसरा कहता है डिप्लोमेसी का रास्ता लो। वो बीच का रास्ता यह है कि उन्होंने कहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए। ईरान क्यों सरेंडर करेगा, कि वहां एक बहुत बड़ा मजबूत एक फ्रिंज है जो काफी राष्ट्रवादी है, वो करने वाला नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? अगर अमेरिका इसमें शामिल होता है तो समझिए कि तबाही तो होगी तेहरान की। जैसे बगदाद का हुआ, वही हाल इसका भी होगा। उन्होंने ये कहा भी, अब सद्दाम आपको याद होगा, ये उनको बताया जा रहा है खमेनी को। और खमेनी जो है अब इस हद पे पहुंच चुके हैं, इसे पीछे हट नहीं सकते। तो ये जो अब लड़ाई के हद तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन रूस और चीन इसमें कूदेंगे, इसका कोई मुझे अभी तक अंदाज नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई कूदना चाहता नहीं, कोई दूसरा युद्ध चाहता नहीं है। ईरान कितना महत्वपूर्ण है, देखिए, वो कुल $500 बिलियन की इकॉनमी है अंत में। उसमें कितना आप बांटोगे? इसमें चीन का तो कोई इस मतलब है नहीं, वो बहुत बड़ी इकॉनमी हो चुका है। रूस का थोड़ा सा हो सकता था, कोई बोलता ही नहीं इसमें। जब कोई बोल भी नहीं रहा है तो क्या उसकी मदद करेंगे, क्या इसमें लड़ाई में कूदेंगे? रूस अपने आप ही फंसा हुआ है। चीन आ सकता था, लेकिन चीन को आप देखा, उसने आज तक कोई लड़ाई नहीं की है।
वो लड़ने से हमेशा दूर रहता है, वो प्रेशर डालता है लेकिन लड़ाई नहीं करता। रूस भी लड़ाई नहीं कर रहा था यूक्रेन तक, जब उस पर बहुत प्रेशर पड़ा नाटो का तब उसने लड़ाई की तरफ रास्ता निकाला। अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि वो लड़ता रहे, अपने आर्मामेंट्स को खत्म करता रहे। वो जिस देश को बेचता है उसके खिलाफ लड़ता है, जिस देश को बेचता है उससे कहता है तुम लड़ाई करो। तो उसकी तो ये मजबूरी है, उसके MI6 की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की मजबूरी है कि वो लड़ता रहे। सवाल ये है कि ट्रंप जो हमेशा बनना चाहते थे शांतिवादी, जैसे कल हमारे राकेश जी ने कहा कि वो नोबेल प्राइज की बात करेगा, वो उसको उसकी चिंता नहीं है, उसको पहले पहले चिंता है कि हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े रह सकते हैं कि नहीं, हमारी प्रतिष्ठा कैसी रहेगी। उसको पहले अपना आज देखना पड़ता है कल के पहले। तो अभी वो देख रहा है कि किस तरह से इसमें हम डिप्लोमेसी और जैसे वो कहता है हमेशा ट्रेड की बात करता है, तो ट्रेड को लेकर के ये तो ट्रेड की बात ही नहीं रहेगी, यहाँ तो सिर्फ शुद्ध लड़ाई की बात है। तो इजराइल को कितना कंट्रोल करेंगे, कितना कर सकते हैं, क्योंकि नेतन्याहू इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने सारा प्लान बना के दे रखा है। और फिर आपसे कहा था एक जो नेतन्याहू की जो किताब थी उसमें 7 लड़ाइयों की बात थी, तो उसकी 6 लड़ाइयां पूरी हो चुकी हैं, 7वीं लड़ाई है। उसके लिए ये उसका आखिरी शो है। इसके बाद वो अपने आप में इतिहास में यहूदियों का, ये इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण नेता बनने की भूमिका देख रहा है अपने लिए, अपने जाने के बाद। तो ये सब अपनी भूमिका के लड़ रहे हैं और ट्रंप अभी इस स्थिति में नहीं आए हैं कि क्या फैसला कर ले, क्योंकि उनके दोनों खेमे लड़ रहे हैं आपस में। कोई कहता है डिप्लोमेसी करो, कोई कहता है वार करो। अब मुझे लगता है कि ट्रंप कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी बीच का रास्ता निकालने की, और नहीं निकलेगा, अगर अमेरिका पड़ गया इस लड़ाई में तो तेहरान की जो बर्बादी होनी है उससे तो बच नहीं सकते। लेकिन मुझे विश्व युद्ध की उसका डर कम है, एक आध छोटा न्यूक्लियर स्ट्राइक का डर थोड़ा ज्यादा है। जी आनंद जी। तो मैं कह रहा था कि अमेरिका एक बहुत धार्मिक देश है, और मैं हमेशा अपने में आश्चर्य रहता हूं कि जो लोग बहुत तार्किक हैं वो कैसी धार्मिक हो सकते हैं कि हर इतवार को सबको चर्च जाना ही जाना है। वो यूरोप से ज्यादा धार्मिक है। यूरोप में तरह तरह खेमे हैं जो कि धर्म से इतर बात करते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। तो अमेरिका के लिहाज से ये लड़ाई जो है इस्लाम की लड़ाई है। जब बात आती है मिडल ईस्ट की, जब अमेरिका में जो वहां रहने वाले मुसलमान बात होती है उनको जोड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि सब विचार रह सकते हैं, अमेरिका में रह सकते हैं, लेकिन मिडल ईस्ट में क्योंकि वहाँ इसराइल उनका एक ऐसा खेमा है, उसके सामने वो हमेशा इसको धर्म की लड़ाई मान के चल रहे हैं। तो इस्लाम और टेररिज्म को मिडिल ईस्ट कॉन्टेक्स्ट में वो जोड़ लेते हैं, उसको अलग कर देते हैं अमेरिका का कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वहां उसकी सोशियोलॉजी अलग हो जाती है, समाजशास्त्र अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जो हो रहा है मिडिल ईस्ट में, वहां जूस वर्सेस मुस्लिम, उसके अलावा क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म, मुस्लिम नहीं है ये इस्लामिक टेररिज्म बात हो रही है। इसमें मुस्लिम बात नहीं करते, इसमें सिर्फ इस्लाम की बात करते हैं और टेररिज्म बात करते हैं। मेरे हिसाब से टेररिस्ट स्टेट अगर आज की तारीख में कोई है तो सिर्फ एक है, वो है इजराइल है। अगर आप तार्किक ढंग से वहीं बैठता है खड़ा हुआ, लेकिन उसके साथ अमेरिका खड़ा है, और अमेरिका में आप देखेंगे उसकी जो मूल्य है, उसकी जो जो उसकी करनी है, उसके मूल्य उसकी करनी में बहुत फर्क है। तो और अब जो है मूल्य, कथनी और करनी, 3 तरह के फर्क हो गए हैं। मूल्य कुछ है, कथनी कुछ है, करनी कुछ है।